नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस टॉपिक से लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे मार्केट के कुछ फिल्टर के बेसिस पे हम मार्केट को कह सकते हैं स्किन करने की कोशिश कर रहे थे। उसके दौरान हमने कुछ कंडीशन बेस्ड मार्केट में कुछ कंपनी ढूंढने की कोशिश किया। उसमें ये देखा गया कि वहाँ पे हमने कंडीशन जो यूज किया वहाँ पे वाई ओ वाई का ग्रोथ हो, क्यू और क्यू का ग्रोथ हो, रिटर्न ऑन इक्विटीज़ हो केवल में करीब 15% से ज़्यादा हो, एम्प्लॉयड आरओईसी की बात किया जाए तो कभी 15% से ज़्यादा हो, प्राइस टू अर्निंग जो है लेस देन 15 टाइम्स से कम होना चाहिए और मार्केट कैप भी करीब 500 करोड़ और निवेश में कंटेस्ट भी होना चाहिए। सोचा चलिए इसकी लिस्ट में काफ़ी सारे कंपनी तो निकल गया, इसमें एक कंपनी का नाम निकल के आया इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और ये जो कंपनी है वो करती है फूड प्रोसेसिंग में डील करती है, पैकेजिंग करती है, बेकरी आइटम में डील करती है, ऐसा इनकी वेबसाइट्स पे मिलती है। यदि हम इनकी समरी की तरफ चलने से पहले हम इनके पीयर्स को कंपेयर करें, जो बीएसएल लिस्टेड कंपनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको ट्रेडिंग के अंदर रखा गया है और जहाँ पे दिग्गज के तौर पे अदानी एंटरप्राइजेज हो, विशाल मेगा मार्ट हो, जिस लॉजिस्टिक्स हो और रेंटन जैसे बड़ी दिग्गज कंपनी भी इसको शामिल इसके लिस्ट में शामिल किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंगली यदि हम यहाँ पे देखें पी रेशियो को लेकर के तो काफ़ी सस्ता दिखता है, अर्थात केवल 10 टाइम्स के मुताबिक है, अर्थात 1000% के आसपास बढ़ी हुई है। कहाँ से? इनकी ये यदि इस वैल्यू को भी देखा है तो 241% की हलचल है। वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू से यदि आप कंपेयर करेंगे तो हमने लिया है कि अंडर वैल्यूड वाले स्टॉक हो, अंडर वैल्यूड के अंदर आती है और इसके अलावा यदि इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ को देखें, वाई ओ वाई ग्रोथ को देखें तो ये कुछ और भी आंकड़ा के साथ मार्केट में स्टेबल है। उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। जिस कंपनी का मार्केट कैप जो है करीब 500 करोड़ के आसपास ये नियरली है। इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक बिल्कुल ही अंडर वेटेज की कैटेगरी में आता है। यदि आप इन प्राइसों को देखा जाए तो एक तरफ से तो इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक पूरे के पूरे अंडर वैल्यूड है और एक तरफ से इसके मुकाबले क्या है, ये अंडर वेटेज है। अब कंपनी में प्रमोटर का कंट्रोल अभी भी 50% से ज़्यादा है, डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। नेट जो इनकम मार्जिन है वो 9% के आसपास कमा के शेयरिंग करती है। जहाँ आरओई आरओसी की आंकड़ा हमने लिया था कि करीब 15% से ज़्यादा होना चाहिए, वो ऑलमोस्ट करीब 33% से लेकर के 35% के बीच में देखने को मिली है। जो कंपनी 1985 में बनी थी और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से, बाद में शायद इसका नाम टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। यहाँ पे देखा जाए जो प्रोसेस हैं जिसमें फूड्स आइटम्स हैं, बेकरीज के आइटम्स हैं, फूड प्रोडक्ट में डील करने वाली कंपनियां हैं। ऑर्गेनिक और इन ऑर्गेनिक दोनों तरह की प्रोडक्ट ये डील करती देखी गई है। यदि ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक देखा तो 23-24 और अभी लास्ट कुछ सालों की डेटा को देखा जाए तो यहाँ सेल्स में पिछले एक साल में करीब 246% की हलचल थी। वहीं पे प्रॉफिट में 1000% से ज़्यादा। स्टॉक प्राइस सीजीआर में यहाँ एक गिरावट रहा है जो कि पिछले एक पीरियड के मुकाबले यहाँ तक 3 साल तक की जिक्र करती है कि 419% तक रही थी। इस साल में आकर के पिट के 25% निगेटिव इम्पैक्ट डालती देखी। लेकिन यदि अभी के सिचुएशन में पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करके देखा जाए तो ये कहता है कि यहाँ पे स्थिरता बना के रखी है। चलिए इनके सेल्स नंबर को लेकर चलते हैं और प्रॉफिट की आंकड़ा भी समझने की कोशिश। यदि देखा जाए तो ईयर एंड ईयर बेसिस में जहाँ अदानी एंटरप्राइज जैसी कंपनी 8% से ज़्यादा गिरावट थी सेल्स में, तो प्रॉफिट मेरा 96% के आसपास। तो वहीं पे इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज की बात करूं जो कि 58% की ग्रोथ थी फ्रॉम द सेल्स पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रॉफिट के अंदर भी करीब 45% की ग्रोथ हासिल किया है। और इस तरह की ग्रोथ इनके पूरे के पूरे चेन में कहीं नज़र नहीं आती है। जो है एक निगेटिव है और बाकी 45% तक का प्रॉफिट अब इंक्रीज नहीं देखने को मिला है। यदि वहीं क्वार्टरली डेटा को देखा जाए तो क्वार्टरली डेटा को लेकर कहता है कि इसमें ऑलमोस्ट जो कंपनी है उसमें यहाँ पे 6% के आसपास सेल्स में इंक्रीज थी, प्रॉफिट करीब 11% की बढ़ोतरी के साथ। तो वहीं पे विशाल मेगा मार्ट जैसी कंपनी में अगर 28%, तो यहाँ पे प्रॉफिट में 152% की हलचल रही है। जबकि एक कंपनी और थी जिसका नाम देखा जाए तो नासाज कंज्यूमर, जिसमें 214 पर जो 244% की रैली थी कहाँ के क्वार्टर ऑन क्वार्टर को लेकर के, तो यहाँ पे दोनों पीरियड में स्थिरता बना के रखी। यदि कंपनी की नेट इनकम मार्जिन की बात किया जाए तो बाकी कंपनियों के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसमें जो परसेंटेज है 9% के आसपास है, जबकि कुछ कंपनी में इससे ज़्यादा भी है, कुछ कंपनी में से कम का भी आंकड़ा मिलती है। यदि कंपनी की रिस्क फैक्टर की बात करें तो जो मार्च 24 तक का रिस्क फैक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा
रिस्की था। 107 दिन अर्थात 4 महीने की टाइम हो जाती है, जहाँ पे रिस्क की बात कहती है। यदि वही चीज़ हम निवेशकों के इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करें तो कंपनी में डीआईआई की कोई होल्डिंग नहीं था। एफआई की होल्डिंग में 4% से ज़्यादा की होल्डिंग है। आम निवेशकों के पास करीब 41% की होल्डिंग है। जबकि इस पीरियड में ये देखा गया कि दिसंबर तक जो डेटा निकल के आई थी, उसमें प्रमोटर्स होल्ड ने अपनी पोजीशन को बढ़ाया था। ये जो है 48% इंक्रीज करके करीब 53% ले गया था, जबकि आम निवेशकों के पास भी 40% की होल्डिंग देखने को मिला है। उसमें से टोटल यदि बात करें तो करीब 21 से 22,000 शेयर होल्डर का नाम शामिल है अभी तक के 31 दिसंबर तक के अकॉर्डिंगली। रिसेंटली अपडेट की तरफ देखा है तो कंपनी ने एक अपडेट दिया था, जहां पे शायद अपनी शेयर होल्डिंग को लेकर के चेंज की बात किया होगा, जहां पे इनकी चेंज हुआ होगा। उसको लेकर उन्होंने कहा है कि इनका जो होल्डिंग था, कहती है एरो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड लिमिटेड है, जो कि इंडियाज फंड्स लिमिटेड की बात कहती है, जो कि एक्टिंग द ऑर्गेनाइज्ड पैक्स के तौर पे रही है। और उन्होंने ये जिक्र किया कि इनके पास जो 56 लाख के शेयर थे, उसके बाद उन्होंने पैक ने ये कहा कि इन्होंने कहा जो इंडिया फंड लिमिटेड है, उन्होंने 2% से ज़्यादा की और होल्डिंग इंक्रीज करती देखी गई। तो टोटल इनके पास 4% की होल्डिंग बनी, और ऑलमोस्ट देखा गया टोटल होल्डिंग में करीब करीब 4.34% के आसपास होल्डिंग इनके पास रही। ये इनका एक अपडेट निकल के आई थी। ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ये इक्विजिशन के बाद की डिटेल निकली। इस तरह से बाकी जो उनके प्रोमोटर्स ग्रुप से बिलोंग करने वाले हैं, उनका भी नाम शामिल करता है। एक चीज़ को जानना ज़रूरी है, जब हम चार्ट लेवल को देखते हैं पिछले कुछ सालों को लेकर के, तो यहाँ पे देखा गया कि मार्केट बहुत ज़्यादा जंप हुआ था। और अर्थात कह सकते हैं कि इस पोजीशन के आसपास की बात, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और जो सपोर्ट लिया है वो आज का सपोर्ट कब का है, यदि पिछले 1 साल की बात किया जाए, तो सपोर्ट लेवल उन्होंने कहाँ से लिया है? इस प्राइस के आसपास लिया है क्या? यदि इसको हम चर्चा में लें, तो शायद ये देख सकते हैं कि इनका सपोर्ट लेवल इसी प्राइस के आसपास लिया है, जो इनका पहलाना पुराना सपोर्ट लेवल था। जो सपोर्ट लेवल कब का था? नियरली की बात करूँ तो जुलाई 24 की सपोर्ट पे आकर अभी अटकी पड़ी है। जबकि बीच में मार्केट काफ़ी रैली पे थी, और रैली यहाँ पे एकाएक आई थी। अब ये समझ नहीं आया, लेकिन बाद में रैली टूटी भी, प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा। डिमांड घटती बढ़ती रहती है मार्केट में। लेकिन जब पीयर से कंपेयर किया जाए, तो सभी कंपनियों को एक ही लाइन में हम लेते हैं, तो समझ में आएगा कि आखिर किस कंपनी में कितना बिकवाली रहा है, और अभी तक ट्रेंड क्या कहता है। यदि आप यहाँ पे देखा जाए, तो अदानी एंटरप्राइजेज में करीब 37% की गिरावट रही, तो यहाँ पे इस कंपनी में 47% इसकी स्टॉक प्राइस टूट चुकी है। कहाँ से? 52वीं की हाई से। और कह सकते हैं कि लाइफ टाइम से हाई, 2024 में लाइफ टाइम हाई पे थी पूरे के पूरे मार्केट, उसके मुकाबले यहाँ पे करीब 47% गिरावट रही है। तो कंपनी में यदि आप इनकी एनालिसिस पार्ट को देखा जाए, तो कंपनी में ये कह सकते हैं कि रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा तो कहता है, बट रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बुल है, दर्ज करती है। बहुत ज़्यादा बुल कर बहुत ज़्यादा बुल दर्ज कर। तो ये हमने इसको समझने की कोशिश किया। एक चीज़ को और ध्यान देने की ज़रूरत है, जब हम एनएससी पे जाते हैं और हम अक्सर देखते हैं कि प्राइस में ये है, कभी 2% बढ़ गया, 4%। इसमें ज़्यादा झंझट जान पालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यदि ये डे टू डे की प्राइस लिस्ट को देखते रहे, तो शायद ऐसा कोई बड़ी महसूस नहीं होता। इसीलिए यदि एक कोई निवेश के तौर पे देखा जाए, तो निवेश बेसिकली जो होता है ना, वो 3 साल, 5 साल, 10 साल लिए देखा जाता है। यदि आप एलआईसी या कोई पॉलिसी ही लेते हैं, बेसिकली वो जब जुबान पे तो एलआईसी का ही नाम आ जाता है, इंश्योरेंस की वही लेते हैं, तो शायद वो भी 5 साल, 8 साल, 10 सालों के लिए होता है। यहाँ पिछले पिछले कुछ सालों की डेटा को देखा जाए, तो उसके मुताबिक यदि यहाँ की बोनस को देखा जाए, तो सोचिए 3 साल में जो 14,000% के आसपास रही है, वहीं 5 साल में 78,000% की रही है, 10 साल में 23,000% की रही। तो ये एक टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट की रेस में परसेंटेज कई बार हमारे सामने ये दिखता है कि ये गेन हुआ, कई बार ये नुकसान भी होकर, क्योंकि उस टाइम में क्या हुआ, उससे आज के टाइम डेट को कंपेयर किया गया, तो ये पता चला। एक चीज़ को और हम ये अक्सर याद करते हैं, वो कहते हैं कि गोल्डन रूल को बिल्कुल याद रखना चाहिए।
गोल्डन रूल को क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि अब कहते हैं कि मनी इज़ एवरीथिंग, सिक्योर एंड सेव फॉर द बेटर टुमारो। और बिना कोई टारगेट और एशल को ध्यान में रखते हुए यदि हम चर्चा करते हैं, इसमें एक चीज़ को ध्यान देना ज़रूरी है कि जब प्रॉफ़िट दिखता हो, ऐसे सिचुएशन की बात हो, किसी ने तो प्रॉफ़िट बुकिंग किया होगा, किसी ने एशल के साथ निकला होगा यहाँ से, जिनको पैशंस ना हो या फिर जिनको लगातार मार्केट में गिरावट का डर ज़्यादा सताती हो तो। इसके मुकाबले यहाँ भी तो किसी ने बिकवाली किया, भले डिमांड कम करके या फिर ब्रांड को बढ़ा करके, जो भी कारण है। तो अक्सर कहते हैं कि प्रॉफ़िट जब दिखता नज़र आए तो उसको लपेटना चाहिए, लगातार होती हुई लॉस को कम करने के लिए एसएल का यूज़ करके अपनी कैपिटल को बचाया जा सकता है। ये कुछ गोल्डन रूल कहता है, जिसके बेसिस पे आप मार्केट में स्टेबल्स हो सकते हैं। और हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं होता। ओनली एज़ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आते समझने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, न्यू कांसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द जॉइनिंग अस।